नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं पल्लवी अरुण और मैं खास सीरीज लेकर हम आए हैं जहां पर डीमोनेटाइजेशन के बाद जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपके मन में सवाल हैं, उन्हें हम आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे साथ आज विश्वजीत पराशर हैं बजाज कैपिटल से। विश्वजीत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट विश्वजीत, डीमोनेटाइजेशन ये जो अचानक से एक इवेंट हुआ और हम देख रहे हैं कि कल जब हम चर्चा कर रहे थे कई सवाल हमें व्हाट्सएप के जरिए मिले हैं जिन्हें आज हम शामिल भी करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों के मन में ये शंका है कि जो जनरली भी वो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या जो रीसेंट डील्स हैं, कोई ट्रांजैक्शंस जो उन्होंने करे हैं, उन्हें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि आखिर क्या ये भी अचानक से टैक्सेबल हो जाएगा। तो एक तो आपका क्या रिएक्शन रहा सो फार, मतलब आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या कैश की किल्लत आपने भी फेस करी? जी, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि थोड़ी बहुत इनकन्वीनियंस सबको आएगी, तो मेरे ख्याल में मैनेजेबल इनकन्वीनियंस थी, ऐसा कोई बहुत बड़ा वो नहीं था। और एक बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है, अगर आप देखें तो इकोनॉमी पे एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा इसका। शॉर्ट टर्म में शायद हो सकता है थोड़ी पेन हमको झेलनी पड़ेगी, बट नो पेन नो गेन वाला फॉर्मूला चलता है। तो मेरे हिसाब से जो अभी अब आंकड़े आए हैं, 8 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के पास जमा हो चुका है, तो कितना बड़ा इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आने वाला है इसमें। आने वाले टाइम में फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। अगर हम एंड कंज्यूमर की तरह भी देखें तो बैंक के पास क्योंकि पैसा ज़्यादा है, लिक्विडिटी ज़्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट्स फॉल कम हो रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को सस्ते में लोन मिलेगा, तो और अपना घर खरीद पाएंगे और चीज़ों पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिव मूव है। ये सिर्फ काले धन को रोकने के लिए है, बाकी इसको और किसी तरीके से ना देखा जाए, क्योंकि जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे आप निवेश करते हैं वैसे कर सकते हैं, उसमें टैक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो धीरे धीरे कैश पर निर्भरता कम कर रहे हैं, जिसमें स्वीडन शामिल है, नॉर्वे, डेनमार्क जैसी कुछ कंट्रीज हैं। इसके अलावा कीनिया, कनाडा, साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमीज है जो लेस कैश इकोनॉमीज मानी जाती हैं, यानी कि प्लास्टिक मनी का सर्कुलेशन ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार का भी यही एक अप्रोच, एक मंशा है कि प्लास्टिक मनी ज़्यादा लोग इस्तेमाल करें, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़े। और जैसे कि ई वॉलेट्स हम काफ़ी सुन रहे हैं आजकल विश्वजीत की, ई वॉलेट्स काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अपने ज़रूरी पेमेंट्स के लिए आप किस तरह से पेमेंट करते हैं? अगर आप कैश की वैसे भी थोड़ी लिक्विडिटी की प्रॉब्लम्स लोग फेस कर रहे हैं, आप अपने ज़रूरी पेमेंट्स के लिए क्या अपना रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी रख रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने बताया कि अब किसी छोटी दुकान पे भी जाते हैं तो हमने देखा कि पेटीएम उसके पास है और करीब 15 करोड़ अकाउंट्स खोल चुके हैं पेटीएम। तो काफ़ी कंपनीज बहुत एग्रेसिव हो गई हैं और पे बैंक्स आ रहे हैं, कई मोबाइल कंपनीज इसमें जुड़ रही हैं। तो मेरे ख्याल से आगे आगे चल के काफ़ी सहूलियत मिलने वाली है। थोड़ा समय जरूर लग रहा है इन चीज़ों को, क्योंकि एकदम से ये डिसीजन आया था। बट मेरे हिसाब से जब मैं खुद भी अपना पैसा जो हम लोग सेविंग अकाउंट में कई लाखों रुपए रखते हैं, हम लिक्विड फंड्स में रखते हैं, ताकि लिक्विड फंड्स में एक अच्छी खासी विकल्प, एक अच्छी खासी रिटर्न्स मिल रही है। तो मेरे ख्याल में एक अपॉर्चुनिटी है। आप देखें, अगर आपके पास लमसम पैसा ज़्यादा पड़ा हुआ है तो इस टाइम 7 से 8% मार्केट टूटी हुई है, तो बेस्ट टाइम है कि आप इक्विटी मार्केट में निवेश कर सकते हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ कुछ कैश मिल रहा है, डेबिट कार्ड्स चल रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स चल रहे हैं, तो ये एक मेरे ख्याल से आगे चल के पे बैंक्स आ जाएंगे। तो ये एक अपने आप में सारी चीजें अपने आप बहुत सारे ऐसे बैंक्स भी धीरे धीरे ऐसी एप्लीकेशंस ला रहे हैं। उनमें से एसबीआई है, एसबीआई बड़ी के नाम से एक ऐप लॉन्च करी है। इसके अलावा ऑलरेडी भी एग्जिस्टिंग देखा जाए तो ऑलमोस्ट 25 ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि ऑपरेशनल हैं और 40 कंपनियां हैं जो अपने ई वॉलेट्स लेकर आ रही हैं। कुछ स्क्रीन पर भी ऑप्शंस दिखा रहे हैं, लेकिन कई दर्शक हैं जिन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपने सवाल भेजे हैं, फेसबुक के जरिए भी जुड़ रहे हैं हमसे। इस वक्त आरसी शर्मा हैं, चंडीगढ़ से फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार सर, अपना सवाल बताएं, क्या परेशानी फेस कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मेरा सवाल जो है वो एनपीएस अकाउंट के रिगार्डिंग है। 2015 में मैंने एनपीएस अकाउंट ओपन किया था। ठीक है। ATCCD 1B के तहत एक्स्ट्रा इनकम टैक्स में रिबेट लेने के लिए। ठीक है। तो इसमें मैं 50,000 एनुअली डिपॉजिट कर रहा हूँ और अब तक 2 इंस्टॉलमेंट दे चुका हूँ। ओके। ये डिपॉजिट मैं एज एन इंडिविजुअल कर रहा था। अब आई हैव जॉइंड अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ओके। अब तो उसमें वहाँ पर पेंशन स्कीम जो है वो एनपीएस है, तो उसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के ही डिपॉजिट होता है। करेक्ट, कंट्रीब्यूशन तो अब मेरे को क्या इसमें चेंजेस अकाउंट में कुछ करने पड़ेंगे या यही कंटिन्यू हो जाएगा? वहाँ पर मेरा पैन नंबर आई सपोज की सेम ही रहेगा थ्रू आउट लाइफ। राइट। शर्मा जी, एक सवाल मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या आपने अभी तक, जैसे आपने बताया आपने जॉब स्विच किया, अब आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ के HR डिपार्टमेंट से कोई बातचीत हुई इस बारे में? उनको एनपीएस के रिगार्डिंग, मतलब मेरे इस केस में उनको कोई नॉलेज नहीं है मैम।
ठीक है, कि ठीक है। आप पहले से आपका पैन नंबर इनिशिएटेड है, आप एज एन इंडिविजुअल उसमें डिपॉजिट कर रहे हैं ऑलरेडी 2 इयर्स से, तो अभी क्या करना है उसके रिगार्डिंग उनको ठीक है सर, आप बने रहे फोन लाइन पर। हमारे साथ विश्वजीत पराशर मौजूद हैं, आपको बताएंगे कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, और अगर आपने ऑलरेडी खाता खुला हुआ है और आप जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते जो कंट्रीब्यूशन चाह रहे हैं, किस तरह से अवेल कर सकते हैं बेनिफिट्स। विश्वजीत, एक तो चीज़ इन्होंने क्लियर करी कि इन्होंने HR डिपार्टमेंट में बातचीत की, लेकिन उधर से कुछ कंक्लूसिव नहीं निकला। तो ऐसे में जो इनका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अकाउंट है, कैसे उसे शिफ्ट करेंगे, क्या करना चाहिए इनको? बिल्कुल, जैसा इन्होंने बताया कि जो प्रान नंबर है वो सेम रहेगा इसमें, और इनका अकाउंट थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि पहले इंडिविजुअल कैपेसिटी में NPS में निवेश करते थे, लेकिन अब ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज बन गए हैं तो उनकी कैटेगरी चेंज हो गई है। तो इनको जाके अपना थोड़ा अकाउंट कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा, इंडिविजुअल से गवर्नमेंट एम्प्लॉय दिखाना पड़ेगा। तो उसमें जो टैक्स बेनिफिट है 1.5 लाख का वो इनको मिलता रहेगा। ओवर एंड अबव जो 50,000 रुपये ये निवेश कर सकते हैं NPS में, वो भी कर सकते हैं। तो इनको और एडवांटेज हुआ है मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट भी ऑलरेडी NPS में म्यूचुअली शेयर करती है, तो वो तो एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा। जो इनको ट्रांसफर करना है अकाउंट, वो इनके गवर्नमेंट के अकाउंट से ये इनिशिएट करेंगे और वो अकाउंट ट्रांसफर हो सकता है। NPS में कस्टमर केयर क्वेरीज भी हैं, कई नंबर्स वेबसाइट में मिल जाएंगे आपको, तो वहां पे जाके आप अपना अकाउंट चेंज कर दीजिए, इंडिविजुअल से गवर्नमेंट कैटेगरी में आ जाइए, और ये ऑटोमेटिकली आपका सेम प्रान नंबर में ही आपके सारे बेनिफिट्स जो NPS के हैं वो मिलते रहेंगे, और आप उसमें निवेश कंटिन्यू कर सकते हैं। राइट, यानी कि जो कॉर्पोरेट बेनिफिट्स अगर आपको उठाने हैं, तो जो कैटेगरी है वो आपको चेंज करनी होगी, क्योंकि इंडिविजुअल अकाउंट है, जैसे आपने खुद बताया, वहां पर गवर्नमेंट सेक्टर आपको चूज करना होगा और आगे बढ़ सकते हैं, बेनिफिट्स आप उठा पाएंगे, वही बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। चलिए, कुछ सवाल हमें मेल के जरिए भी आए हैं। मनोज कुमार जी ने सवाल भेजा है गाजियाबाद से, और ये सुरक्षित निवेश के विकल्प तलाश रहे हैं, लेकिन इनका एक ही कंसर्न है कि हाल फिलहाल में बैंकों ने डिपॉजिट रेट्स में भारी कटौती की है, और काफ़ी हद तक विश्वजीत ये एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि काफ़ी सारा सरप्लस कैश बैंकों के पास आया, तो लेंडिंग की जो क्षमता है वो बढ़ी। ऐसे में जो डिपॉजिट के रेट्स हैं वो लोअर साइड पे चले गए हैं। तो अच्छे रिटर्न्स के लिए अब बैंक FD से बेहतर कहाँ पर जाना चाहिए, क्या कर सकते हैं जहाँ पर रिस्क थोड़ा सा कम हो? पल्लवी, बिल्कुल ये सवाल कई लोगों को तंग कर रहा है, क्योंकि जो हमें एक आदत पड़ी हुई है फिक्स्ड इनकम की, एक सेफ इन्वेस्टमेंट्स की, कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट की, हम लोग उससे अभी बाहर नहीं निकले हैं। तो मेरे हिसाब से जो मार्केट के डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, उसमें भी दरें जो हैं गिर रही हैं। बैंक की FD में आपने बताया, क्योंकि लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई है, तो बैंक क्यों आपको ज़्यादा ब्याज देगा? तो ये नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो इसकी वजह से आपको थोड़ा सा अपना बिहेवियर, इन्वेस्टमेंट बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा, एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और बहुत सारे विकल्प हैं। जैसे कि अगर गवर्नमेंट की बात लें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स आते हैं, 8% टैक्सेबल बॉन्ड्स, तो इसमें भी अगर आप निवेश कर सकते हैं। अगर आप 8% रिटर्न मिल रही है आपको, बजाय चाहे वो टैक्सेबल भी है, लेकिन अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में भी है तो भी आपको करीब 5-5.5% करीब रिटर्न बन जाएगी, वो भी बैंक डिपॉजिट से ज़्यादा है। और इसमें भी आपको पूरी गवर्नमेंट की सेफ्टी है, सोवरेन सेफ्टी है, तो उसमें कोई डरने की बात नहीं है। 6 साल का लॉक इन पीरियड जरूर रहेगा इसमें। और अगर आप 10% टैक्स ब्रैकेट में है तो 8% के हिसाब से 10% कम भी कर लें तो करीब 7% की रिटर्न मिल रही है आपको। तो ये एक बिल्कुल सेफ विकल्प है। अगर आप इससे और थोड़ा ऊपर देना चाहते हैं, जैसे कि हम इन्वेस्टमेंट्स में बोलते हैं हाई रिस्क हाई रिटर्न, तो अगर आप थोड़े और रिटर्न्स लेना चाहते हैं, थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, और कहीं पे भी 100% रिस्क फ्री कुछ नहीं होता है। तो मेरे हिसाब से आप म्यूचुअल फंड्स का एक विकल्प ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप अपना पैसा लिक्विड रखना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड्स में लिक्विड फंड्स हैं, जिसमें आप अच्छे खासे सेविंग बैंक अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न ले सकते हैं, और उसके टैक्स एडवांटेजेस भी रहेंगे थोड़े बहुत। और अगर आप बैंक FD को ही बीट करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड्स में डेट फंड्स भी हैं, जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। तो और डेट फंड में भी काफ़ी हद तक पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश होता है। तो ये आपको एक समझने की बात है। अगर आप इन प्रोडक्ट्स को समझने लगेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे, और आप उनको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर सकते हैं। इनफैक्ट लिक्विडिटी की तो बात हम समझ रहे हैं कि लिक्विडिटी ज़्यादा मिलेगी, लेकिन अगर रिटर्न से कंपेयर करें तो कंपैरेटिवली फिर भी बैंक अकाउंट से या बैंक FD के मुकाबले कितना % ज़्यादा रिटर्न की संभावना है अगर हम डेट म्यूचुअल फंड्स का रुख करते हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें जैसा कि म्यूचुअल फंड्स का नेचर है, कोई गारंटेड रिटर्न्स नहीं होते हैं, और पास्ट रिटर्न्स को भी अगर जैसा रिस्क फैक्टर पढ़े तो उसमें लिखा होता है पास्ट परफॉर्मेंस इज नॉट गारंटी। बट जो देखा गया है ट्रेंड, नेचुरल बैंक जो अभी डेट फंड्स है उसमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए हैं, और बैंक डिपॉजिट को काफ़ी सालों का अगर हम ट्रेंड भी देखें तो उन्होंने बैंक डिपॉजिट को बहुत आराम से बीट किया है, और टैक्स एडवांटेजेस रहे हैं वो अलग है।
तो हाल फिलहाल में जो बैंक एफडीज की रेट कम हुई है, और अगर ये कंफ्यूजन है आपको कि कहाँ पर निवेश करें, डेट फंड्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और डेट फंड्स के अंदर ही बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड्स भी मौजूद है, लिक्विड फंड्स भी मौजूद हैं। तो आप कितने समय के लिए अपना पैसा पार्क करना चाह रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और क्योंकि अगर आप टैक्सेबल हायर साइड पे हैं, टैक्सेबल इनकम अगर आपकी, तो बैंक एफडी से बेहतर ऑप्शन डेट फंड्स रह सकता है।